चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। हम लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर ही रहे थे, बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो चलिए, सवाल बेटा ऐसा है कि आपके पास ये कोई कार्ट, इस कार्ट का मास कैपिटल एम है। इस कैपिटल एम मास कार्ट के ऊपर एक एम मास का बालक बैठा है। ये सारा का सारा अरेंजमेंट सामने की तरफ यू वेलोसिटी से जा रहा है। इनिशियली जो सरफेस है वो टोटली स्मूथ है, कहीं कोई रफनेस नहीं है, टोटली सरफेस स्मूथ है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये बालक जंप करता है। जैसे बालक सामने की तरफ जंप करेगा तो ये बालक अपने पैरों से इस कार्ट को धक्का लगाएगा पीछे की तरफ। वही धक्का, वही फोर्स बालक पर लगेगा आगे। तो इस बालक का मोमेंटम ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ेगा, कार्ट का घटेगा। लेकिन अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूं तो इस पूरे सिस्टम के लिए ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? जो बालक ने पैरों से कैपिटल एम पर पीछे लगाया और कैपिटल एम ने बालक पर आगे लगाया, ये जो फोर्स है ये तो इंटरनल फोर्स है। ये इस पूरे के पूरे सेंटर ऑफ मास के मोशन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि बेटा सेंटर ऑफ मास के पास जितनी वेलोसिटी पहले रहनी चाहिए उतनी बाद में रहनी चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि सिस्टम का, बालक का नहीं, प्लैंक का नहीं, बालक प्लस प्लैंक का या कार्ट का जो नेट मोमेंटम है बेटा, वो मिलाकर मोमेंटम आपका कंजर्व रहना चाहिए। तो सवाल बेटा ये लिखा हुआ है कि बॉय जंप्स विथ वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। बेटा लैंग्वेज में ये जरूर ध्यान रखना कि बेटा ये वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट है या बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। बेटा जंप सामने की तरफ ही कर रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर जंप। बेटा जंप के बाद कार्ट के पास कितनी वेलोसिटी होगी ये पूछिए। ठीक है, चलिए करते हैं। बेटा जैसे जंप किया हम समझ तो गए कि कहानी क्या है। ये बेटा आपके पास कार्ट पर बड़ा तगड़ा सा फोर्स लगा होगा पीछे की तरफ, उसके कारण कार्ट के पास बेटा मान लेते हैं कि वेलोसिटी है सामने की तरफ v डैश। बेटा पहले कार्ट के पास वेलोसिटी u थी, वो घटकर हो गई है v डैश। शुरुआत में ये सारी वेलोसिटी बेटा कार्ट की भी थी और बालक की भी थी। बालक ने जंप करते वक्त कार्ट पर धक्का लगाया पीछे की तरफ, तो बेटा इस कार्ट की वेलोसिटी घटकर हो गई है v डैश। v डैश इज ऑफ कोर्स लेस देन u। सर गाड़ी की वेलोसिटी पीछे क्यों नहीं हुई? हो सकता है बेटा पीछे हो जाए, हो सकता है कि v डैश की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। वो बेटा मुझे पता नहीं कि बेटा वो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, पर तो मान ली अगर हमारा गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। हो सकता है कि मासेस के किसी वैल्यू के लिए इसके पास बेटा वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए। वी नेवर नो, वी कैन नो। ओके, अब रही बात इस बालक की। बेटा बालक की वेलोसिटी है सामने की तरफ v, सॉरी ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? कार्ट के रेस्पेक्ट में। और कार्ट की वेलोसिटी है सामने की तरफ v डैश। बेटा डायरेक्टली लिख दूं, इट विल बी v प्लस v डैश। ये कैसे बेटा v प्लस v डैश है? मैं रिलेटिव से बेटा आपको लास्ट वाले सवाल के अंदर समझा चुका हूं, मेरे ख्याल से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इस बालक की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गई है v प्लस v डैश। नाउ यू नो इट वेरी वेल कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बालक और प्लैंक दोनों मिलकर शुरुआत में ये मोमेंटम रख रहे हैं, बाद में प्लैंक के पास मोमेंटम हो गया है m इंटू वी डैश और बालक के पास हो गया m इंटू वी प्लस वी डैश। बेटा सॉल्व करते ही v डैश की वैल्यू आ गई, आई थिंक v डैश की वैल्यू आ गई है u माइनस mv
अपॉन एम प्लस ए। तो कोई मुझसे पूछे कि कार्ट की वेलोसिटी कितनी है, सो आई वुड से बेटा कार्ट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल यू माइनस एम वी अपॉन एम प्लस। ये बेटा कार्ट की वेलोसिटी। कोई मुझसे पूछ ले कि सर बालक की वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बेटा निकाल देंगे दैट इज v प्लस वी डैश। तो आप कह सकते हो कि बालक की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v प्लस यू माइनस एम वी अपॉन एम प्लस। बड़ा क्या बन जाएगा ये, मेरे ख्याल से बड़ा u को तो बाहर ही निकाल लूं, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। आई होप दैट्स ओके, ये आपका आंसर। चलिए बेटा इसी बात पे ना एक सवाल और निपटाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का ही अंतर होगा, बाकी बातें बेटा बिल्कुल वैसे की वैसी होंगे ना। मतलब थोड़ा सा कंपाइल करके से हम सवाल बना रहे हैं, थोड़ा सा सिचुएशंस को कंपाइल करके एक सवाल बना रहे हैं, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा। सवाल ऐसा है, ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस, इस स्मूथ सरफेस पर बेटा एक कार्ट, कार्ट का मास बेटा कैपिटल है, ये बड़ा बॉय है, मास है स्मॉल है, इसका नाम निकाल देते हैं ए, कैपिटल ए। इसी तरह से ये एक दूसरा बॉय है, इसका नाम निकाल देते हैं बी और इसका मास है एम। शुरुआत में सारा का सारा सिस्टम रेस्ट पे, फेयर इनफ। अब होता क्या है कि ये जो बॉय ए है ना बड़ा जंप कर जाता है लेफ्ट में। ऑफ कोर्स जैसे ही बॉय ए जंप करेगा लेफ्ट में, कैपिटल एम और ये बी बॉय दोनों राइट में जाएंगे। वो वेलोसिटी निकालना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। जैसे ये दोनों के दोनों इधर जा रहे थे, बी वापस से जंप कर देता है सामने की तरफ। ए जंप करता है लेफ्ट में, बड़ा बी जंप करता है राइट में। मैं लेफ्ट और राइट भी लिख भी देता हूं, इस तरफ लेफ्ट है, इस तरफ मेरे बच्चे राइट। तो पहले कौन जंप करता है? ए। जब गाड़ी चलने लग गई अब कौन जंप करता है? बी। आप समझ गए कि सर ने तो दोनों जो सवाल पहले पूछ रखे थे ना उनकी सिचुएशंस को मिक्स कर दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मिक्स कर दिया, आ जाएगा अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इस तरह का बड़ा सवाल शीट में भी है ना, एग्जाम में भी हो सकता है कभी पूछे, तो स्टैंडर्ड साइज सवाल है, बार बार पूछ रखा होता है, मैंने सोचा क्लास में करा देते हैं यार। तो इनिशियली बॉय ए jumps with velocity u और रिलेटिव टू कार्ट। बेटा ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, कार्ट के रेस्पेक्ट में है। और कार्ट जैसे बॉय जंप करेगा बेटा उस टाइम बेटा कार्ट की वेलोसिटी जीरो नहीं है, उस टाइम कार्ट की कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना। तो वो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बेटा बॉय की वेलोसिटी यू है। Then cart starts moving toward right। बेटा राइट साइड में कार्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। जैसे बेटा कार्ट राइट साइड मूव कर रही, देन boy B jumps with velocity u with respect to cart। अब बेटा बॉय बी ना अब वो जंप करता है, ठीक है। बेटा ये राइट साइड में जंप कर रहा है और पहला जो बॉय जंप किया था बेटा वो लेफ्ट में किया था। Find final velocity of cart। कार्ट की बेटा फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, बस इतना सा ही काम है। आई होप यू गेट द पॉइंट।
चलिए बेटा करते हैं पहले वाला काम। जैसे ही बेटा आपका बॉय ए जंप किया, बेटा बॉय ए जंप कर रहा है ऐसे, और आपकी जो कार्ट प्लस बॉय बी है, बेटा ऑफ कोर्स बॉय इधर ए जंप करेगा। इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो एक जना जाएगा लेफ्ट तो एक जना जाएगा राइट। तो ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इधर की तरफ जा रहा है बेटा लेट्स से बी से, और इसकी वेलोसिटी है u। सॉरी बेटा u नहीं है, ये u किसके रेस्पेक्ट में है? इसके रेस्पेक्ट में। सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगी? तो इसकी वेलोसिटी को जोड़ दो बेटा, u इधर v इधर। समझ तो गए ना बेटा? पिछला एग्जांपल, पिछले क्लास के एग्जांपल से सीधा लिख रहा हूं बेटा, इसके पास जो वेलोसिटी आएगी u माइनस वी। आई रियली होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो रिपीट करता हूं बेटा। वेलोसिटी ऑफ बॉय ए विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट can be written as velocity of A minus velocity of cart. Velocity of boy A is equals to velocity of boy A with respect to cart plus velocity of cart. Cart की रेस्पेक्ट में boy की वेलोसिटी है u इस तरफ, प्लस cart की वेलोसिटी है v इस तरफ। इन दोनों को जोड़ा तो नेट वेलोसिटी आ गई है इस तरफ u माइनस v। u इस तरफ और v इस तरफ का रिजल्टेंट आ गया इस तरफ u माइनस। सर ये v निकालना है। अरे बेटा ये v फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तो कुछ और है। ये v निकालने के लिए आप जानते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन किसका? तो आप बोलोगे सर ये सरफेस तो स्मूथ है, पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जंप करते वक्त बॉय ने कार्ट को पैरों से धक्का लगाया पीछे की तरफ, तो कार्ट गई इस तरफ, बॉय गया इस तरफ। बॉय का मोमेंटम चेंज है, कार्ट का मोमेंटम चेंज है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। और अगर नहीं है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बेटा व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम एंड व्हाट्स द फाइनल मोमेंटम? बेटा इनिशियल मोमेंटम सब रेस्ट पे है 0। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? इनके पास मोमेंटम है m प्लस n इंटू वी, इसके पास मोमेंटम है माइनस ऑफ, बेटा माइनस मुझे बाहर लगाना, माइनस ऑफ m इंटू यू माइनस। बेटा माइनस क्यों लिख दिया? ये वाली साइड प्लस तो ये वाली साइड माइनस। बेटा मुझे क्या निकालना है? v निकालना है क्या? बेटा v आ गया मेरे ख्याल से, mu अपॉन कैपिटल M प्लस 2। ये बेटा आपका V आ गया। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अभी तो बेटा बॉय A का जंप करना भी, सॉरी बॉय B का जंप करना भी बचा है। करवा देंगे जब अपने को, क्या बेटा सब करवा देंगे। मैं मिटा रहा हूं बेटा इसको। अब हमारा बॉय B जंप करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एक बार उससे पहले की कहानी बना लेते हैं। हमारे इस बॉय बी के जंप करने से पहले ये रहा आपका कैपिटल एम, ये रहा आपका स्मॉल एम, और ये सारा का सारा सिस्टम साथ जा रहा है सामने की तरफ किसी वेलोसिटी से, एंड दैट वेलोसिटी हमने निकाल रखी है एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 एम। ये है था बेटा। जैसे ही अब क्या होगा? अब ये बालक जंप करेगा। जैसे बालक जंप करेगा तो ऑफ कोर्स जंप करते वक्त उसके जो पैर होंगे वो कार्ट पर धक्का लगाएंगे पीछे की तरफ, तो कार्ट पर एक अच्छा खासा इंपल्सिव फोर्स लगेगा पीछे, वही फोर्स बड़ा बालक पर लगेगा आगे। तो मुझे लगता है कि कार्ट की वेलोसिटी हो सकता है थोड़ी सी घट जाए, बालक की थोड़ी सी बढ़ जाए। बालक का मोमेंटम बढ़ जाएगा, कार्ट का घट जाएगा, लेकिन दोनों का सिस्टम का मिलाकर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये बड़ा सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, मोमेंटम चेंज नहीं करता। तो आप कह सकते हो कि जैसे ही आपकी कार्ट, हाँ बेटा, जैसे ही बेटा बॉय जंप कर गया, वैसे ही कार्ट के पास मान लेते हैं कि वेलोसिटी है v डैश, तो ये जो बॉय अभी हवा के अंदर है इसकी वेलोसिटी है u। सॉरी बेटा, ये वेलोसिटी u किसके रेस्पेक्ट में है? कार्ट के रेस्पेक्ट में। कार्ट की खुद की वेलोसिटी इस तरफ कितनी है? v डैश। तो आप कह सकते हो कि ये आ गई है u प्लस v डैश। बेटा प्लस क्या पता ना, कार्ट की वेलोसिटी भी इस तरफ, कार्ट के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ, तो ग्राउंड की बेटा रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई u प्लस v डैश। अगला स्टेप आप जानते हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो लगाना है।
इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली आपका कैपिटल एम मास का कार्ट और स्मॉल एम मास का बड़ा बॉय, सारा का सारा अरेंजमेंट सामने की तरफ एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m वेलोसिटी से जा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बड़ा फाइनल मोमेंटम कार्ट का कैपिटल एम इंटू वी डैश और बॉय का एम इंटू यू प्लस वी डैश। देखना बेटा क्या आ गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दैट इज इक्वल्स टू ठीक है बच्चों, हमारे पास वी डैश की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई है, एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m माइनस एम यू अपॉन एम प्लस। लीजिए इस कार्ट की फाइनल वेलोसिटी आ गई, हम चाहे तो इस बॉय की भी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सिर्फ यू प्लस वी डैश तो करनी है, लेकिन ठीक है मेन चीज तो बड़ा कार्ट की वेलोसिटी निकालनी थी। अगर एक बार कार्ट की वेलोसिटी आ गई फिर तो सारे के सारे काम बन ही जाएंगे। ठीक है आगे चलें। अब आप ये ना सोचें कि यार ना सर तो ना सवाल ही सवाल करा रहे हैं, बड़ा है ही सवाल। ठीक है भाई, थ्योरम तो बड़ा वही थी कि किसी सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बाकी तो बड़ा सवाल ही है, सवाल ही आते रहेंगे, कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, आपने तो काम ही नहीं है। चलिए अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल ही करेंगे यार और क्या करेंगे। चलिए एक और सवाल ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास इस तरह का एक अरेंजमेंट बड़ा प्लैंक टाइप, इसका मास है कैपिटल है, ये बड़ा फ्री टू मूव है, कोई फोर्स लग गया तो मूव कर जाएगा। यहां कहीं बड़ा कोई स्मॉल एम मास का ब्लॉक है जिसके पास बड़ा वेलोसिटी है सामने की तरफ u, और ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों ही स्मूथ, दोनों स्मूथ। कैपिटल एम फ्री टू मूव है लेकिन शुरुआत में रेस्ट पे है, ये स्मॉल एम आएगा इस पे चढ़ेगा। ठीक है सवाल ये है फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम। बड़ा जो स्मॉल एम कैपिटल एम पर चढ़ जाएगा उस टाइम पर स्मॉल एम की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हमें वो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। बेटा हमें वो मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं बेटा, सब हो जाएगा। आपको बेटा दो हिंट भी दूंगा, उसके बाद सवाल आपको ही ट्राई करना है। मैं पहले हिंट को ढंग से डिस्कस कर लेता हूं, फिर बातें होती रहेंगी। सुनिए, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट, बड़ा सवाल बड़ा है, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। सुन ठीक है, तुम चिंता मत करो। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। मान लेते हैं कि कैपिटल एम के पास वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर है सामने की तरफ v। तो याद करो वेज कंस्टेंट क्या कहता था। वेज कंस्टेंट कहता था कि कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम के पास वेलोसिटी हो सकती है कॉमन सरफेस के अलोंग ऐसे v डैश। This is not the velocity of small m with respect to ground. This is the velocity of small m with respect to capital M. The velocity of capital M is already v. So इस m की जो वेलोसिटी है वो इस v डैश और v का रिजल्टेंट है। अब हम एक बात जानते हैं बड़ा, वो ये कि इस कैपिटल m ने इस स्मॉल ने इस कैपिटल m पर बड़ा एक नॉर्मल फोर्स लगाया ऐसे, उसका एक कंपोनेंट आया है ऐसे, ये वाला जो कंपोनेंट है लगातार इस कैपिटल एम की वेलोसिटी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन
ये जो स्मॉल एम है इस पर बड़ा एक एम जी का एक कंपोनेंट है पीछे की तरफ जो लगातार इसकी इस वी डैश को लगातार घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। अब हमसे सवाल में ये पूछ रखा है कि ये वाला ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पर कब होगा। सोचना इस बात को कि जब ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पर होगा, इस वी डैश को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ एक एम जी साइन थीटा लग रहा है और ये वी डैश लगातार कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। जिस टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर होगा इस वी डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर वी डैश की वैल्यू जीरो नहीं हुई तो इसका मतलब अभी तो ब्लॉक और ऊपर जा रहा है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बेटा मैक्सिमम हाइट है तो वी डैश हो गया जीरो। वी डैश जीरो हो गया, इस बात का ये अर्थ नहीं है कि इस स्मॉल एम की वेलोसिटी जीरो हो गई है, इस बात का ये अर्थ हुआ कि कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम की वेलोसिटी जीरो हो गई है, इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो हो गई है, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में जीरो नहीं हुई है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है। इस बात का मतलब ये है कि दोनों के पास सेम वेलोसिटी है सामने की तरफ भी। इसका अर्थ ये निकला कि जिस टाइम पर ये वी डैश जिस टाइम पर आपका एम मास मैक्सिमम हाइट पर होगा उस टाइम पर दोनों ब्लॉक्स के पास सेम वेलोसिटी होगी। उस टाइम पर कैपिटल एम के पास वेलोसिटी अगर वी तो स्मॉल एम के पास भी वेलोसिटी वी। इसके रेस्पेक्ट में इस तरफ कोई वी डैश हो ही नहीं सकती, अगर होती तो ब्लॉक अभी और ऊपर जाता। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऐसे बड़ा हम बड़े आराम से इस बात को सोच सकते हैं। तो हिंट लिखिए पहला। अच्छा हाँ, और बातें बेटा, एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं? हाँ बोलो सर, नॉर्मल तो इंटरनल है, ये एम जी ठीक है, कैपिटल एम जी ठीक है, जमीन का नॉर्मल है एन डैश। सारे के सारे जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स ही नहीं है, तो हम बड़े आराम से पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो आई हैव 3 हिंट्स फॉर यू। Momentum of the system is conserved in horizontal direction and total mechanical energy is of course conserved. कोई बड़ा external force जिसका वर्डन हो ऐसा कोई है ही नहीं। And the third one is both the blocks will have same velocity when the height is maximum. बेटा ये तीनों पहले हिंट लिखो, जब क्लास के नोट्स बनाते हो तो प्रॉपर बेटा पहले हिंट्स लिखो और ये तीनों हिंट्स लिखने के बाद अपना सॉल्यूशन ट्राई करो। वीडियो पॉज कर लो फिर करिए। मैं फिर से बोलता हूँ बेटा कौन से हिंट्स हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंजर्व, एट मैक्सिमम हाइट बोथ द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी। दीज आर 3 हिंट्स, ट्राई योरसेल्फ, डू द क्वेश्चन। चलिए बेटा मैं भी करता हूं। थोड़ी देर बाद में जिस टाइम पर मैक्सिमम हाइट होगी, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो इसके पास अगर वेलोसिटी v तो इसके पास भी बड़ा वेलोसिटी v और इसके रेस्पेक्ट में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर होती तो भी वो और ऊपर जा रहा होता, फिर ये हाइट मैक्सिमम नहीं होती। इफ दिस इज हाइट इज मैक्सिमम इट ऑब्वियसली मीन्स दैट both the blocks must have same velocity. H और V कितने अननोन है? 2। उन 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? 2। कौन से? जैसे मैंने कहा पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस m मास के ब्लॉक के पास वेलोसिटी है mu, कैपिटल M मास के पास बड़ा मोमेंटम है 0। बाद में उस m मास के पास मोमेंटम है mv और कैपिटल M मास के पास है कैपिटल mv। v की वैल्यू आ गई, दैट इज mu अपॉन m प्लस। सर v तो आ गया, h भी आ जाएगा क्या? अरे भाई क्यों नहीं आ जाएगा? बिकॉज वी नो दैट कि सेकेंड इक्वेशन इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। व्हाट डज दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेज? इट सेज दैट कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक इसके पास है बड़ा कितनी है? हाफ mu स्क्वायर, इसके पास तो 0 है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसकी भी 0 मान लेते हैं, इसकी भी 0 मान लेते हैं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m प्लस m, दोनों के पास बड़ा स्पीड तो सेम ही है, इंटू v का स्क्वायर। बड़ा v को अलग अलग क्यों लिखे? ऐसे लिख लें m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैपिटल M थोड़ा पहले भी ऐसे ही था, अब भी वैसे ही। स्मॉल m जरूर बड़ा h हाइट ऊपर चला गया, तो पहले 0 थी तो अब mgh लिख लो।
ले बेटा, u स्क्वायर बाई 2g 1 माइनस m अपॉन m प्लस n इज इक्वल्स टू h। हाफ बाहर, u स्क्वायर बाहर, बेटा g बाहर, h की वैल्यू आ गई m प्लस m, बेटा m अपॉन m प्लस n u स्क्वायर अपॉन 2g। बेटा ये आंसर आ गया, बड़ा चेक कर लेना आंसर। m प्लस m माइनस m, बेटा m से m कैंसिल, ऊपर कैपिटल M बच गया। ठीक है, बढ़िया। हमारे पास आ गया कैपिटल M u स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आंसर आ गया, ये बेटा आंसर। आई होप दैट्स ओके। ये बेटा आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई है, बड़े आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अरे बेटा इसे मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। ये बेटा अपने बढ़िया निकाला, अच्छा निकाला। सिचुएशन बेटा सेम है, सवाल का दूसरा पार्ट, सवाल का बेटा दूसरा पार्ट। बेटा मुझे डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा, सवाल वाला आपको बनाने की जरूरत नहीं बेटा, मेरे से मिट गया इसलिए बना रहा हूं, गंदा सा बन रहा है। ये स्मॉल है, इसके पास वेलोसिटी u, बेटा बाकी सब ठीक हो, पहले से लिखा हुआ है। ये भी सरफेस स्मूथ है, ये भी सरफेस स्मूथ है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक पहले बड़ा ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर नीचे भी तो आएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M। बेटा इसको जो भी सब्सिक्वेंट मोशन है, जो भी मोशन अब बेटा होने वाला है, उस मोशन के अंदर कैपिटल M की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ। तो चलो डिस्कस करते हैं, ऐसे छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं। जब कैपिटल M बड़ा स्मॉल m कैपिटल M पर चढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, तब ये स्मॉल m कैपिटल M पर नॉर्मल लगाता है ऐसे। उसका एक कंपोनेंट आता है ऐसे, जो इस कैपिटल M को इस तरफ एक्सेलरेशन देता है और इस कैपिटल M की इस तरफ जो वेलोसिटी उसको बढ़ाता है। ऐसे ये स्मॉल m चलते 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 कभी न कभी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तब भी ये स्मॉल m जो है वो कैपिटल M पर नॉर्मल तो लगा ही रहा है। उस नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट तो अब भी इस तरफ है। अगर नॉर्मल का कंपोनेंट इस तरफ है तो एक्सेलरेशन अब भी इस तरफ है, एक्सेलरेशन अब भी इस तरफ है, तो इसका मतलब वेलोसिटी अब भी लगातार बढ़ ही रही है। जब ये स्मॉल m नीचे आ रहा होगा, जब ये स्मॉल m नीचे आ रहा होगा, तब भी स्मॉल m नॉर्मल तो ऐसे लगा रहा है, उस नॉर्मल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में तो ऐसे ही आ रहा है, और ये जो कंपोनेंट है ये एक्सेलरेशन इस तरफ ही कर रहा है और वेलोसिटी को लगातार बढ़ा ही रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब तक स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर है, तब तक स्मॉल m कैपिटल M पर नॉर्मल लगाएगा ही लगाएगा, है कि नहीं? और जब तक वो नॉर्मल लगाएगा तब तक उस नॉर्मल का इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, और जब तक वो कंपोनेंट है तो तब तक इस कैपिटल M के पास इस तरफ एक्सेलरेशन है, और जब तक इसके पास एक्सेलरेशन है तब तक लगातार इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगातार बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जब तक आपका स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर है तब तक तो वो नॉर्मल लगाएगा या लगाएगा, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट स्पीड बढ़ाएगा बढ़ाएगा। तो चाहे स्मॉल m ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, पूरे रास्ते कैपिटल M की स्पीड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो सर मैक्सिमम कब होगी बेटा? मेरे ख्याल से मैक्सिमम तब होगी जब स्मॉल m ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा। जब एक बार वापस से नीचे आ गया उसके बाद अब नॉर्मल लगा नहीं सकता, अब उसके पास वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड दैट विल बी द मैक्सिमम। आई एम बेटा रबिंग दिस क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है
कि कभी ना कभी कहानी ऐसी होगी कि ये स्मॉल m, ये कैपिटल M, इसके पास वेलोसिटी v1, तो इसके पास वेलोसिटी v2। सर फील तो ऐसे आ रही है कि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो सर वेलोसिटी यू होनी चाहिए। बेटा ये वेलोसिटी यू होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू दिस। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो सकता है इसकी वेलोसिटी इधर, आई डोंट नो। तो v2 जो है वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता। v2 अगर सॉल्व करने पे पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इधर है, नेगेटिव है तो इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लेकिन इतना पता है कैपिटल M के पास तो वेलोसिटी इसी तरफ होगी v डैश। v1 और v2 कितने अननोन है? 2। उनको सॉल्व करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए? 2। कौन से? आप बोलोगे सर सबसे पहले तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, किस तरफ? हॉरिजॉन्टल में। मुझे आप इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। इनिशियल मोमेंटम mu should be equal to m into v2 plus capital M into v1. This is my equation number 1. Sir, what is the second equation? But second equation is total mechanical energy conservation. Initial kinetic half mu square. इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, दोनों ही ग्राउंड पर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो मान लीजिए। बाद में इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल m इंटू v2 का स्क्वायर और इसके पास हाफ कैपिटल M इंटू v1 का स्क्वायर। v2 को उड़ाओगे तो v1 आ जाएगा, v1 को उड़ाओगे तो v2 आ जाएगा। बड़े आराम से हमारे पास इस तरह से आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। मैं एक बार आंसर्स को लेके नहीं आ रहा, मैं ना एक आपको छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। बिल्कुल जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा ना, बिल्कुल जिस दिन एंड हो रहा होगा उस टाइम पर से नियरली उन दिनों में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कोलिजन। कोलिजन में कोई दो बॉडीज टकराती हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब एक पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी वो दो के पास जाएगी, या दो के पास पहले कुछ और थी बाद में कुछ और हो गई। इस तरह से अपनी काइनेटिक एनर्जी को और मोमेंटम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान से देखो तो इस केस के अंदर भी तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितना मोमेंटम सिस्टम के पास पहले था उतना ही मोमेंटम सिस्टम के पास बाद में है। जितनी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास बाद में है। जब भी इस तरह की कोई दो बॉडीज कोलाइड करती हैं और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम हो, इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक सेम हो, इस तरह कोलिजन को हम कभी ना कभी आगे जाकर इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। मैं आज तो बड़ा कुछ खास नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इलास्टिक कोलिजन्स के लिए हमारी E की वैल्यू 1 होगा। मैं बड़ा आज बहुत ज्यादा E के बारे में कुछ बोल नहीं रहा। इट इज नोन एज ए रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कभी बाद में पढ़ लेंगे, तुम चिंता मत करो। पर इसका एक फॉर्मूला होता है, और बड़ा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय बड़ा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जो दो बॉडीज एक तरह से कोलाइड कर रही हैं उनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट कब होंगी? टक्कर के बाद। अप्रोच कब होंगी? टक्कर से पहले। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, E की वैल्यू 1 लेनी है जब इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक सेम हो। जब भी इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक सेम होगा तब आपका कोलिजन इलास्टिक होगा। कोलिजन इलास्टिक होगा उस केस में E की वैल्यू 1 लेनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को 1 लेना है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? तो आप बोलोगे सर सेपरेशन तो टक्कर के बाद है, ये दूर भाग रहा है v1 से, ये v2 से पीछा कर रहा है, तो किस रेट से दूर जा रहे हैं? v1 माइनस v2। सर v2 से पहले माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा v2 के कारण दूर नहीं जा रहे हैं, v2 के कारण तो नजदीक आ रहे हैं, तो दूर जाने की दर क्या है? v1 माइनस v2। सर व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टक्कर से पहले है, कितनी है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा टक्कर से पहले कितनी है? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 डैश। 2 डैश इसलिए कि चाहे ये वाली यूज कर लो चाहे ये वाली यूज कर लो, एक ही आंसर आएगा। और तुम इस बात को जानते हो कि इसको और इसको सॉल्व करना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। ये हल्की सी बेटा क्वाड्रेटिक टाइप है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप ऐसा नहीं कि ये वाला काम हमेशा कर सकते हो। ये वाला काम, ये कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कब लगा पाएंगे? जब आपको पता हो कि इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक सेम है। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो कुछ कोलिजन जैसा लग रहा है और उसमें आपका
एनर्जी कंजर्व्ड है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम बड़े आराम से या तो काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दो, वो थोड़ी सी टफ बैठेगी, या फिर ऐसा बोल दो कि सर ये इलास्टिक कोलिजन है जहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आसान पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, इससे अच्छा बड़ा मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पसंद करूंगा और मैं बोल दूंगा mu स्मॉल m इंटू V2। V2 को बड़ा मैं देखो क्या लिख सकता हूं, V1 माइनस ले बेटा mu 2mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बड़ा दिस इज योर V, बड़ा दिस इज योर। और तो और बड़ा हम इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इस दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस V1 को उठाओ बड़ा यहां रख दो तो V2 आ जाएगा। तो मुझे अगर V2 लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा V2 इज V1 कितना बड़ा, V1 है सॉरी क्या लिख दिया मैंने, हाँ बेटा क्या लिखूं इसको मैं, बड़ा चेक करना ही है ना, हाँ बेटा यही है यार, कैपिटल M सॉरी स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू यू अपॉन कैपिटल M प्लस। बेटा ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अगर स्मॉल m कैपिटल M से बड़ा हुआ, अगर स्मॉल m कैपिटल M से बड़ा हुआ तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी ब्लॉक 2 की वेलोसिटी भी इसी तरफ होगी। अगर स्मॉल m की वैल्यू छोटी हुई और कैपिटल M की वैल्यू बड़ी हुई तो ये वाली टर्म बेटा नेगेटिव आ जाएगी, ये टर्म बेटा नेगेटिव आ जाएगी तो बेटा V2 नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इस तरफ। और अगर स्मॉल m और कैपिटल M दोनों बराबर हुए तब बेटा आपके इस V2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। मेरा मन आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताने का था कि बेटा ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी बहाने बेटा मैंने आपको एक छोटी सी बात और बता दी कि जब भी आपकी इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक सेम हो उस केस में तुम मोमेंटम कंजर्वेशन के अलावा एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और यूज कर सकते हो, और वो कौन सी है कि 1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये एक तरह से ट्रिक मान सकते हो। इट विल नॉट वर्क ऑलवेज, इट विल वर्क ओनली इफ द इनिशियल काइनेटिक एंड फाइनल काइनेटिक आर सेम। आई होप दैट्स ओके, आई होप दैट्स ओके, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलो बेटा। नेक्स्ट सवाल ही बेटा एक बार के लिए, और सवाल अपने पास तो खूब सारे सवाल हैं, एक बार तो सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करने पर लोगों को। सुनिए बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये एक स्मॉल m मास का ब्लॉक, ये स्प्रिंग, इसके साथ ये आपके पास कैपिटल M मास का ब्लॉक। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और शुरुआत में नेचुरल लेंथ है। नीचे वाली जो सरफेस है बड़ा टोटली स्मूथ है, कहीं बड़ा किसी प्रकार से कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इस कैपिटल M मास के ब्लॉक को बड़ा मैंने सामने की तरफ एक वेलोसिटी दे दी है u, हमेशा नहीं बड़ा इनिशियली, और देकर छोड़ दिया अपन ने। मैं एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूं, जिस तरह का बड़ा मैं सवाल आपसे पहले पूछ भी चुका हूं। वो सवाल है फाइंड
मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा? बेटा मैं सवाल डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें बोलने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज इसके पीछे की बेटा मैं सारी कहानी आपको एक दूसरे सवाल के अंदर बता चुका हूँ, जिसमें अपन लोगों ने बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन निकाला था। बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम कैलकुलेशन, सेम बातें। जैसे ही आपने इस कैपिटल एम को वेलोसिटी दी सामने की तरफ, बेटा इस स्प्रिंग में हल्का सा एक्सटेंशन आ जाएगा। जैसे एक्सटेंशन आ जाएगा, इस कैपिटल एम पर फोर्स लगेगा पीछे, तो इसका मोमेंटम घटेगा। वही kx इस पर लगेगा आगे, तो ऑफ कोर्स इसका मोमेंटम बढ़ेगा। इसका मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, इसका मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, पूरे सिस्टम का है। सर पूरे सिस्टम का क्यों? kx का क्या हुआ? बेटा kx इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम, इट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। और एक पर लेफ्ट लगा, एक पर राइट लगा, निपट गया वो। तो हम मोमेंटम कंजर्व पूरे सिस्टम में कर सकते हैं, स्मॉल एम का नहीं, कैपिटल एम का नहीं। लेकिन अब मैं कुछ और भी चाहता हूं बेटा आपसे, है ना। मैं ये चाहता हूं कि ना, अब अच्छा मैं क्या चाहता हूं कि बेटा अब जरा ध्यान से देखना, जो स्प्रिंग फोर्स इस पर पीछे लगाएगी वो लगातार इसकी वेलोसिटी को घटाएगा, जो फोर्स इस पर आगे लगा है वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। जब तक इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड घट रही है, लेकिन जब तक इसकी स्पीड इससे ज्यादा है तब तक ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन तो बढ़ेगा। सेपरेशन बढ़ेगा तो एक्सटेंशन भी तो बढ़ेगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सर मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस बात को बोल सकता हूं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन तब होगा जब दोनों ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी बराबर होगी। ये आपका कैपिटल एम, ये आपका स्मॉल एम, और बड़ा मैक्सिमम एक्सटेंशन लेट से एक्स नॉट, और उसके पास बड़ा वेलोसिटी वी, तो इसके पास भी बड़ा वेलोसिटी वी। दोनों ब्लॉक्स के पास बड़ा वेलोसिटी वी। क्यों सर इसके बाद एक्सटेंशन घटेगा क्या? हाँ बेटा ऑफ कोर्स घटेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है पीछे, इस पर फोर्स लग रहा है आगे। अब इसकी स्पीड ऑफ कोर्स v से ज्यादा हो जाएगी, इसकी बड़ा वेलोसिटी v से कम हो जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, तो दोनों ब्लॉक नजदीक आएंगे। दोनों ब्लॉक नजदीक आएंगे तो ऑफ कोर्स बड़ा स्प्रिंग का एक्सटेंशन तो घटेगा। फेयर एनफ, हमारा काम चल जाएगा बेटा। अब तो कौन से इक्वेशन आप हो गए सर, हम जानते हैं कौन से इक्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके पास इनिशियल मोमेंटम 0, इसके पास इनिशियल मोमेंटम कैपिटल M इंटू यू, बाद में इसके पास मोमेंटम है M इंटू वी, और इसके पास है कैपिटल M इंटू वी। बड़ा v की वैल्यू आ गई है कैपिटल M U अपॉन M प्लस M। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। What is the second equation? That is total mechanical energy conservation. What does this total mechanical energy conservation says? It says that कि initial kinetic 0, initial kinetic half capital mu square. What is the initial potential energy? The spring is in its natural length, so spring potential energy is 0. What will be the final kinetic energy? Half. Both the blocks has same velocity, so half m plus m into v square. v square can be written as m square u square upon m plus m का whole square plus your potential energy that is half k x naught का square। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बेटा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बेटा ये वाला सवाल हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, सेम बात है। सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मैक्सिमम एक्सटेंशन हो चाहे मैक्सिमम कंप्रेशन हो, दोनों ही केस में आपके आंसर्स बेटा एग्जैक्टली सेम आएंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं इस सवाल में ये चाहता हूं कि बेटा आप कुछ एक दो बातें और एनालाइज करो। यू विल लाइक इट, यू विल लाइक इट। आप बेटा छोटी छोटी बातें और एनालाइज करो। तो ऐसा नहीं कि बेटा मैं आपको डायरेक्ट ही आपको एनालाइज करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, उनका जवाब दीजिएगा, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। बेटा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालो, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी निकालो। सर कब? बेटा कभी निकाल लो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। सर दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ घट रही है, सर फिर भी कांस्टेंट आएंगे? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, सो मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो किसी भी टाइम पे निकाल दो, मुझे तो नहीं लगता बड़ा डिफरेंट आएंगी। आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल, बड़ा फॉर्मूला याद है ना, मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू इसकी वेलोसिटी अपॉन
ये लो बेटा, कैपिटल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो पूरे के पूरे सिस्टम के पास सेंटर ऑफ मास के पास बड़ा वेलोसिटी है सामने की तरफ और उसकी वैल्यू है कैपिटल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये ले बेटा, ये सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी। ठीक है, अगला सवाल फाइंड इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दोनों ब्लॉक की मुझे वेलोसिटी चाहिए बेटा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी चाहिए। अभी निकाल लेंगे। ये रहा कैपिटल एम, ये रहा स्मॉल एम। स्मॉल एम की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनिशियली 0 है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर निकालनी है तो जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालनी होती है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। तो आप बोलोगे सर स्मॉल एम के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी आएगी इस तरफ। बड़ा मैं इसको ब्लॉक 1 बोल दूं, इसे ब्लॉक 2 बोल दूं, ए और बी बोलते बेटा, इसको ए बोल दूं, इसे बी बोल दूं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, बट दैट कम्स आउट टू बी एम यू अपॉन एम प्लस एम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? तो कॉन्सेप्ट बड़ा वही है, जिसके भी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होती है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। बड़ा उल्टा करके जोड़ा तो u तो इस तरफ और एम यू अपॉन एम प्लस एम इस तरफ, थोड़ा माइनस कर दो उसको। तो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी एम यू अपॉन एम प्लस। ये आगे बेटा दोनों ब्लॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। फिर ना अच्छी बात है बेटा। अब हमें जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक ब्लॉक जा रहा है लेफ्ट, बेटा एक ब्लॉक जा रहा है राइट। बेटा दोनों लगातार बाहर की तरफ जाए जा रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगला काम, फाइंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सिस्टम मोमेंटम निकालो। देखना बेटा क्या आता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना आता है बेटा। आज सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट देखते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हालांकि बहुत ही ट्रिवियल सा आंसर आएगा, बट ठीक है सवाल में लिखा देखते हैं। इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेटा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, प्लस इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी इस तरफ है तो माइनस लगा दो यार, और जैसे ही बेटा सोल्व किया इट कम्स आउट टू बी 0। सर 0 कैसे आगे, कोई तुक्के से आगे कोई कॉन्सेप्ट है? बेटा कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास पर ही बैठे हो और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालोगे तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 0 आएगी। भाई सिस्टम की मोमेंटम लिखने का एक फॉर्मूला और था, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ गए तो आपके रेस्पेक्ट में तो बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, तो आपके रेस्पेक्ट में मोमेंटम तो 0 आना भी चाहिए और आ भी रहा है। मेरे ख्याल से बेटा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब अगली बात, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही ये कहूं आपसे, अगर बेटा मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही आपको ये कहूं कि मुझे मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला टाइम बताओ। अरे यार बेटा डायग्राम मिट गया, वापस बना देता हूं। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इनिशियली स्मॉल m के पास बेटा वेलोसिटी है इस तरफ,
दैट इज कैपिटल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और कैपिटल एम के पास बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ एम यू अपॉन एम प्लस। अब हम इस बात को जानते हैं कि लगातार बड़ा दोनों सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट करें, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट लगातार दोनों दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, बड़ा वेलोसिटी है बाहर की तरफ, फोर्स है अंदर की तरफ, लगातार वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी जीरो तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो। सर दोनों की ही वेलोसिटी जीरो कैसे कर दी? बेटा दोनों की वेलोसिटी मैंने इसलिए जीरो कर दी बिकॉज आई नो दैट कि एक के पास अगर वेलोसिटी जीरो हो गई और दूसरे के पास अगर वेलोसिटी रह जाती तो उसका मोमेंटम आ जाता। लेकिन हम तो जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कोई मोमेंटम होना ही नहीं चाहिए। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंटम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में शुरुआत में मोमेंटम नहीं था, तो फाइनली कोई मोमेंटम नहीं रहना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बड़ा डायग्राम कब का है? ग्राउंड से नहीं है, सेंटर ऑफ मास से। तो ये रहा बड़ा आपका स्मॉल एम, ये बड़ा आपके स्प्रिंग, ये रहा आपका कैपिटल एम। बड़ा ये थोड़ा इधर चला गया, ये थोड़ा इधर चला गया, कुल मिलाकर बड़ा एक्स नॉट का आपका एक्सटेंशन आ गया। इसकी वेलोसिटी बड़ा जीरो और इसकी वेलोसिटी भी जीरो। बड़ा आपको एक्स नॉट निकालना है, हाँ बिल्कुल एक्स नॉट निकालना है। एक्स नॉट निकाल लेंगे, अभी निकाल लेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन तो हो चुका है, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो है। अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी? बड़ा मेरे ख्याल से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हो। सिस्टम के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? बड़ा हाफ स्मॉल एम इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ कैपिटल एम इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बड़ा कितनी है? जीरो। बाद में इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? जीरो। इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? जीरो। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है ना? हाफ 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 बेटा कैंसिल। बेटा मेरे ख्याल से एम एम अपॉन एम प्लस एम, एम एम अपॉन एम प्लस एम, एक बड़ा एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा। यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट स्क्वायर। शायद बड़ा ये आ गया होगा, मैंने एम एम कॉमन निकाला तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ गया, एक कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कैंसिल। बड़ा बिल्कुल सही है। और आपके एक्स नॉट की वैल्यू आ गई, बड़ी ही बड़ा प्यारी सी वैल्यू आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई है? दैट इज एम एम अपॉन एम प्लस एम इंटू के यू। ये बड़ा आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया। ये जो टर्म है ना, एक का मास दूसरे का मास अपॉन एक का मास प्लस दूसरे का मास, इसे तुम म्यू साइंस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और इसका एक नाम निकाल सकते हो बेटा, रिड्यूस्ड मास। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आंसर आया है उस आंसर को लिखने का दूसरा तरीका है। और आपके पास मैक्सिमम एक्स नॉट जो आ गया है बड़ा, वो आ गया है रूट ऑफ म्यू बाई के इंटू, ये म्यू क्या है? ये बड़ा म्यू क्या है आपका? और रिड्यूस्ड मास। तो इस तरह से बड़ा आप लोग इस बात को याद तो क्या, ठीक है सवाल था, याद तो बड़ा कुछ नहीं है, सब सवाल ही है, जैसे मेरे मुंह से निकल गया तो ठीक है। याद कभी रिड्यूस्ड मास शब्द कभी दिख जाए कि यार ये रिड्यूस्ड मास क्या, तो पता होना चाहिए कि हाँ यार आखिर रिड्यूस्ड मास किसे बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, मिटा दो इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, एक दो सवाल और है।
ये सवाल थोड़े बड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, सुनिएगा सुनिएगा। बड़ा आपके पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमने क्या किया कि बेटा किसी पार्टिकल को, m मास के पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंक दिया हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे। इस पार्टिकल का मोशन बेटा ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्टाइल, फिर ना अंडर ग्रेविटी बेटा इसका मोशन है, कोई बात नहीं। अच्छा, जो बॉल है ना, ये अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण कहीं पर एक्सप्लोड आती है, फट जाती है। होता क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो बॉल है ये एक्सप्लोड कर गई, फट गई, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट ball explodes into two equal parts each of mass m/2। of course m/2 जब दोनों बराबर ही तो m/2 है, और क्या है, each of mass m/2, ठीक है ना। one part comes instantaneously at rest। एक पार्ट जो है वो एक इंस्टेंट के लिए बड़ा अचानक से रेस्ट पे आता है। फाइंड रेंज ऑफ बोथ पार्ट्स। बेटा दोनों पार्ट्स की रेंज बताओ। बताएंगे, जरूर बताएंगे। अगर बेटा कोई ये वाला पार्टिकल अगर एक्सप्लोड ना होता तो हम जानते हैं बेटा सारा का सारा अरेंजमेंट यहां से r डिस्टेंस दूर जाता, और इस रेंज को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं u² sin 2θ अपॉन g। ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर, सुनना बेटा, मैक्सिमम हाइट पर बॉल के दो टुकड़े हो गए। इधर वाले टुकड़े का मास हो गया m/2 और इधर वाले टुकड़े का मास हो गया m/2। जो लेफ्ट, अच्छा, जस्ट टूटने से पहले इस m मास के पास हाईएस्ट पॉइंट पर सामने की तरफ वेलोसिटी है। कितनी बेटा वेलोसिटी? u cos θ। हाईएस्ट पॉइंट बेटा वेलोसिटी ये होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos θ। जैसे ही इसके दो टुकड़े हुए, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसका मास है बेटा m/2 और उसकी वेलोसिटी है 0। जैसे बेटा उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन बेटा mg तो नीचे लग रहा है, वो लगातार नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। इंस्टेंट के लिए बेटा वेलोसिटी 0 हुई थी बेटा, फिर तो लगातार mg नीचे लगेगा और वो धड़ाम से गिर जाएगा। कोई अगर मुझसे पूछेगा कि सर उसकी रेंज कितनी है, तो मेरा जवाब होगा r/2। तो पहले वाले की तो बेटा रेंज आ गई आपकी r/2, दैट इज ऑफ कोर्स u² sin 2θ अपॉन g। जी नहीं बेटा 2g, वो 2 भी आ गया। जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको देखते हैं, जो सेकंड हाफ है बेटा उसको देखते हैं। इसकी वेलोसिटी 0 है बेटा, इसकी वेलोसिटी में एक बार के लिए मान लेता हूं v'। जो दूसरा वाला पोर्शन है बेटा उसकी वेलोसिटी में एक बार के लिए मान लेता हूं v'। सर ये v' निकालो। सोचता हूं बेटा, जब आपकी बॉल एक्सप्लोड हुई, फटी, तो ऑफ कोर्स इधर वाले पोर्शन के पास भी वेलोसिटी पहले u cos θ थी। अगर ये फटी तो कोई ना कोई इंटरनल फोर्स आया होगा जिसने इस पर फोर्स लगाया होगा इधर की तरफ, इस पर इंटरनल फोर्स आया होगा इधर की तरफ, वही इंटरनल फोर्स आया होगा इधर की तरफ। इस इंटरनल फोर्स ने इस हिस्से का मोमेंटम ऑफ कोर्स घटाया है, लेकिन इस हिस्से का मोमेंटम तो बढ़ाया है। तो वेलोसिटी भी ऑफ कोर्स u cos θ से तो ज्यादा नहीं चाहिए। काश मैं ये v' बता पाऊं, मोमेंटम कंजर्व कर दूं। सर mg के बावजूद, हाँ बेटा mg लग रहा है वर्टिकल में और मैं मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल में। मास है m, वेलोसिटी है u cos θ, बाद में m/2 इंटू 0 प्लस m/2 इंटू v'। बेटा v' की वैल्यू आ गई है 2u cos θ। 2u cos θ।
कितनी बेटा 2u cos। अब क्या होगा, अब ऑफ कोर्स इसकी बेटा वेलोसिटी, अगर u, अब देखना यहां से यहां तक गिरते 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 यहां टाइम तो उतना ही लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन पूरे रास्ते आपकी अदरवाइज वेलोसिटी हुआ करती थी u cos थीटा, आज आपकी वेलोसिटी है 2u cos थीटा। तो आप इन जनरल डिस्टेंस ट्रेवल करते थे r/2, तो अब आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे यहां से उसकी दुगनी, बड़ा कितनी r। तो आप जो पोर्शन है ये चलते 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 यहां आ जाएगा। मैं इसकी अगर रेंज पूछूंगा तो दैट इज r डबल डैश, वो है r/2 प्लस 3r/2, सर बेटा r/2 प्लस r/2 प्लस r, बेटा कितना 3r/2, दैट इज 3/2 टाइम्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। एक बात और बेटा, मैं एक चीज और सोच रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस बॉम्ब का जो बॉम्ब क्या है, जो बॉल है, इसका जो फटना है, इसका जो ब्लास्ट होना है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इंटरनल फोर्सेस की है। इंटरनल फोर्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को गवर्न नहीं करते। तो इसका मतलब भले ही एक पोर्शन यहां आ गया हो, दूसरा पार्ट यहां आ गया हो, लेकिन उन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो अब भी उसी पाथ पे जा रहा है जिस पाथ पे अगर ना फटा होता तब जाता। एक हिस्सा चलते चलते यहां पर आ गया, तो दूसरा हिस्सा चलते चलते यहां आ गया, उनका सेंटर ऑफ मास तो अब भी यहां पर है। एक हिस्सा चलते चलते यहां आ गया, एक हिस्सा चलते चलते यहां पर आ गया, दोनों का सेंटर ऑफ मास तो जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे वापस आएगा। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि ये जाएगा r/2, सेंटर ऑफ मास जाएगा r, और दूसरा पार्ट है वो जाएगा x मान लेते हैं। तो मैं कह दूंगा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो अब भी बड़ा यहीं पर है, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता हो, एक पार्टिकल की पोजीशन पता हो, तो दूसरे पार्टिकल की पोजीशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मास इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 2 उसका x कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है r, m/2 का x कोऑर्डिनेट कितना है r/2, बाकी m/2 का x कोऑर्डिनेट क्या है x, जो मेरे को पता करना है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ा तो m से m कैंसिल हो गया। इस x को सोल्व करते बड़ा वापस से आपका आंसर आ गया 3r/2। तो आप इस तरह से भी सोच सकते थे कि सर सेंटर ऑफ मास तो जैसे पहले मूव कर रहा था वैसे ही अब करना चाहिए। तो एक का अगर कोऑर्डिनेट r/2 है तो दूसरे का कोऑर्डिनेट x मान लेता हूं, और दोनों का सेंटर ऑफ मास तो अब भी r पे आना चाहिए। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक पड़े हैं, दोनों के मासेस m है। एक को मैंने ब्लॉक a बोल दिया, इसको b बोल दिया। स्प्रिंग से जुड़े में स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और शुरुआत में स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है। जो सरफेस है बेटा आपके पास वो स्मूथ है, बेटा ये स्मूथ है। सारा का सारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे, सारा का सारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे। चलिए कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताएं सर। कब बेटा, कब भी मेरे हिसाब से हर बार सेम आएगा, mg नॉर्मल कैंसिल। कभी अगर स्प्रिंग में x एक्सटेंशन आ भी गया तो इस पर kx आगे, इस पर kx पीछे, इंटरनल फोर्स है, ना भी लिखे तो चलेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स बच गया है। तो मेरे बच्चे कह सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। बेटा ये तो फॉर्मूला है ना, F एक्सटर्नल अपॉन मास ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मास कितना है 2 है। तो आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बेटा सामने की तरफ है और उसकी वैल्यू है F अपॉन 2 है। अगला सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम t। बेटा किसी भी टाइम t पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, बता देंगे।
किसी भी टाइम पर अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी। ये वाला फॉर्मूला इसलिए काम देगा बिकॉज वी नो दैट कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, वी नो दैट कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज f upon 2m into t. So velocity of center of mass comes out to be ft upon 2m. This is our velocity of center of mass. Fair enough? अगला सवाल, find momentum of system at any time t. किसी भी टाइम t पर सिस्टम की वेलोसिटी बताओ। सॉरी बेटा, सिस्टम का मोमेंटम बताओ। सिस्टम का मोमेंटम बताएं क्या? अच्छा, सिस्टम का मोमेंटम एक लाइन में आप लिख सकते हो कि सर सिस्टम का मोमेंटम इज मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा ये तो फॉर्मूला होता है पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखने का। तो पूरे सिस्टम का मास तो है 2m मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ft अपॉन 2m। बेटा 2m कैंसिल और पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम मेरे पास आएगा f इंटू टी। ये आंसर आ गया। फिर ना अगला सवाल, एट एनी टाइम t ब्लॉक A has velocity v, find velocity of ब्लॉक B। बेटा किसी t टाइम बाद, बेटा मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी यार ना, तो मैं वो क्वेश्चन बेटा मिटा रहा हूं मैं ना, आप बेटा सवाल लिख लेना, समझ तो गए बेटा, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। किसी भी टाइम t पर अगर ब्लॉक A के पास वेलोसिटी v है तो बताओ कि ब्लॉक B के पास कितनी वेलोसिटी है। ब्लॉक A की वेलोसिटी पता है तो ब्लॉक B की वेलोसिटी बताओ। बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो चलिए, ये तो कहानी थी t इज इक्वल्स टू 0 पर। किसी टाइम t पर ये रहा आपका ब्लॉक B, ये रहा आपका ब्लॉक A। एक्सटेंशन बेटा पता नहीं कितना है, x मान लेते हैं। इसकी बेटा वेलोसिटी मुझे सवाल के हिसाब से v दे रखी है और बेटा इसकी वेलोसिटी v डैश है, मुझे ये निकालनी है। सेंटर ऑफ मास की बेटा वेलोसिटी मैं जानता हूं कि कितनी है, हमने अभी भी निकाले थे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सामने की तरफ है ft अपॉन 2 है। बेटा ब्लॉक्स की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बीच कोई फॉर्मूला है क्या? आप लोग हाँ सर बिल्कुल है, फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ft अपॉन 2m। m1v1 उसका मास, इसकी वेलोसिटी, इसका मास, इसकी वेलोसिटी, m1 प्लस m। ठीक है बेटा, v डैश की वैल्यू आ गई है बेटा शायद ft अपॉन m माइनस v। ये बेटा वेलोसिटी है, एक बार चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन। ft हाँ बेटा बिल्कुल सही है, ft माइनस v, सॉरी ft अपॉन m। ये बेटा आपकी v डैश आ गई, अच्छी बात है बेटा। अगला सवाल लिखिए, फाइंड displacement of center of mass at any time t। किसी भी टाइम t पर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताओ। बता देंगे क्यों नहीं बता देंगे? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0,
प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज F/2m इंटू टी स्क्वायर. So displacement of center of mass comes out to be Ft square upon 4m. This is your displacement of center of mass. बड़ा ये है आपके center of mass का displacement. Fair enough? अब लास्ट सवाल. अब बेटा लास्ट सवाल, छोटा सा ही सवाल बेटा. बड़ा लिखना. At any time t, if extension in spring is x naught, then find डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक. अगर एक्सटेंशन x नॉट है तो बताओ कि हर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है. बताएंगे आप. ए वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम एक बार के लिए मान लेते हैं XA. बी वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं XB. XA और XB दो अननोन है, उनको सोल्व करने के लिए ऑफ कोर्स दो इक्वेशन चाहिए. पहली इक्वेशन तो ये है कि XA माइनस XB इज X नॉट. सोचो बेटा, आगे वाला ब्लॉक गया XA, पीछे वाला ब्लॉक गया XB. तो आगे वाला ब्लॉक पीछे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में गया है XA माइनस XB, और पीछे वाले ब्लॉक से आगे वाला ब्लॉक जितना आगे गया है, अरे भाई वही तो आपका एक्सटेंशन है. चलो मैं वैल्यू से बोलता हूं. मान लो कि ए वाला ब्लॉक आगे गया 10 सेंटीमीटर और बी वाला ब्लॉक पीछे गया 7 सेंटीमीटर. तो दोनों के बीच सेपरेशन कितना बढ़ गया? 10 माइनस 7 दैट इज 3. वही 3 सेंटीमीटर तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन है. तो और एक्सटेंशन आपको x नॉट गिवन है. तो अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन x नॉट है तो पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई XA माइनस XB इज X नॉट. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन इस बात की कि मुझे एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पता है, दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पता है, और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी t टाइम पर पता है. क्या दो ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट को और सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर सकते हो? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, हमने ऐसा एक फॉर्मूला याद भी कर रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास is m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. So displacement of center of mass is Ft square upon 4m. That is mass into पहले वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट. बेटा पहले वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है XA प्लस मास इंटू दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, बेटा वो है XB अपॉन m1 प्लस m2 2m. ठीक है ना. यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई है XA प्लस XB इज Ft स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक है ना. ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो XA एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो आ गया. बड़ा कितना आ गया है? Ft स्क्वायर अपॉन 4m प्लस x नॉट बाई 2. और B वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट रख देना, इसको XB आ जाएगा. दैट इज Ft स्क्वायर अपॉन 4m माइनस x नॉट बाई 2. ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम t पर. किसी भी टाइम t पर, बड़ा किसी भी टाइम t पर आप बड़े आराम से बड़ा इस तरह से डिस्प्लेसमेंट्स लिख सकते हो. आई होप दैट्स ओके. आगे चलते हैं. एक बढ़िया सा सवाल और करते हैं. अगेन बेटा इस सवाल के अंदर जैसे ये वाला सवाल था ना बेटा, मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताई है. खास तौर से बेटा इस पूरे सवाल के अंदर आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि एक्सटर्नल फोर्स था, और अगर एक्सटर्नल फोर्स था तो
मोमेंटम वगैरह कंजर्व करने की बड़ा कहीं बात ही नहीं आई थी, हमने मोमेंटम कंजर्व किया भी नहीं, लेकिन जो भी पूछा गया हमने उन सब बातों का जवाब बेटा सेंटर ऑफ मास के मोशन से निकाल लिया कि हाँ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, हमने हर चीज बड़े आराम से एनालाइज इसमें कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक सवाल और, थोड़ा डिफरेंट तो है बट ठीक है। आपके पास ये एक स्मूथ सरफेस, परफेक्टली स्मूथ सरफेस, इस पर बड़ा दो ब्लॉक्स हैं, एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक, ये स्प्रिंग है ऐसे, इसके साथ कैपिटल एम मास का ब्लॉक, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे है। इस कैपिटल एम मास ब्लॉक पर सामने की तरफ फोर्स लग रहा है एफ और ये फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो बड़ा एक्चुअल सवाल है ना, वो तो थोड़ा टफ है ना, तो तुम है ना एक्चुअल सवाल मत करो, बिल्कुल मत करो, वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं। एक बार मैं है ना एक्चुअल सवाल पर पहुंचने से पहले तुमको कुछ रास्ते बताता हूं, मतलब मैं बीच में आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, आप उनका जवाब दो, उनका जवाब पता लग जाएगा तो अपन से सारा का सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला काम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे आसान काम तो बड़ा यही था, एम जी नॉर्मल, कैपिटल एम जी नॉर्मल, के एक्स ये तो सब ठीक है, निपट गए। इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एफ है। एक्सटर्नल फोर्स इज मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के पास बेटा सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ गया है और उसकी वैल्यू है बेटा, कितनी वैल्यू है, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगला सवाल, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बेटा एफबीडी बनाओ। बनाएंगे बेटा, क्यों नहीं बनाएंगे। जैसे एम मास का ब्लॉक, कौन से फोर्सेस, एम मास के ब्लॉक पर, थोड़ा बेटा इधर आया तो यहां पर आया था, एम मास के ब्लॉक पर, स्मॉल एम मास के ब्लॉक पर बेटा कौन से फोर्सेस है, आप चेक करना। हाँ, यह बात है, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक, ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक। स्मॉल एम पर सबसे पहले नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल लेट्स से n1, नीचे की तरफ कैपिटल एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल। मान लो बड़ा स्प्रिंग में कोई तब तक एक्सटेंशन आ गया तो ये इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा के एक्स, वही के एक्स इस पर लगेगा एस। इतना ही फोर्स है क्या, नहीं बेटा, इस पर तो एक कैपिटल एफ आगे है ही, और एक फोर्स हम भूल रहे हैं। सर कौन सा फोर्स, बेटा हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ग्राउंड से थोड़े लगा रहे हैं, हम तो सेंटर ऑफ मास से लगा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। सूडो फोर्स कितना होता है और किधर होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो सूडो फोर्स इस तरफ, और सूडो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एफ अपॉन एम प्लस एम। इस पर इधर की तरफ एक फोर्स जाएगा, बड़ा कितना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो सूडो फोर्स इस तरफ। सूडो फोर्स की वैल्यू होती है, इसका तो मास कैपिटल एम, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का दैट इज एम एफ अपॉन एम प्लस एम। और बेटा ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इसी में कर दूं, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा दिस
माइनस एम एफ अपॉन एम प्लस एम, दैट इज एम एफ अपॉन एम प्लस एम। ले बेटा, फिर तो सेम ही वैल्यूज आ गई, सेम तो आनी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि बेटा जितना फोर्स लेफ्ट लग रहा होगा उतना ही राइट लग रहा होगा, और पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा। सो नेट फोर्स जीरो क्यों आ रहा होगा? क्योंकि बेटा तुम सवाल है ना, डायग्राम जो है एफबीटी जो है तुम ग्राउंड से नहीं बना रहे, तुम बना रहे हो सेंटर ऑफ मास से। अरे भाई सेंटर ऑफ मास से अगर देखोगे तो सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। सर ग्राउंड से तो एफ आ रहा है, अरे हाँ ग्राउंड से एफ आ रहा है, लेकिन सवाल में क्या कर रखा है कि ड्रॉ एफबीटी ऑफ ईच ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो ऑफ कोर्स पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो ही आएगा, है कि नहीं? तो ये भी काम हो गया। लेकिन मुझे एक बात नजर आ गई बेटा, देखना क्या बात नजर आई। इस ब्लॉक पर एम एफ अपॉन एम प्लस एम फोर्स इधर है, के एक्स अंदर है। अगर ये वाला फोर्स बड़ा हुआ और ये वाला फोर्स छोटा हुआ तो नेट फोर्स होगा बाहर की तरफ। वो जो नेट फोर्स होगा बाहर की तरफ, एक्सेलरेशन बाहर की तरफ, तो लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा पक्की बात है कि पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। कभी ना कभी आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे। जिस टाइम पर दोनों फोर्स बराबर होंगे उस टाइम पर ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बल्कि ब्लॉक की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। और ये ब्लॉक अभी तो और आगे जाएगा, लेकिन जैसे और आगे जाएगा अब kx बड़ा है और mf अपॉन m प्लस m छोटा है। अब बड़ा फोर्स है अंदर की तरफ, वेलोसिटी है बाहर की तरफ, लगातार ब्लॉक की वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, कहीं ना कहीं जाकर उसकी वेलोसिटी होगी जीरो। लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी, फोर्स अंदर kx है, बाहर mf अपॉन m प्लस m है, अंदर वाला फोर्स बड़ा है बाहर वाला फोर्स छोटा है, ऑफकोर्स बड़ा पार्टिकल लगातार नीचे आएगा। तो इन दोनों ब्लॉक्स का मोशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इन दोनों का मोशन ऐसा होगा, ऐसा। ग्राउंड की रेस्पेक्ट में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं तो सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा मोशन बेटा कहां से बता रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट बोथ ऑफ देम आर मूविंग लाइक दिस। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज मैक्सिमम एक्सटेंशन व्हेन बोथ द ब्लॉक्स आर हैविंग जीरो वेलोसिटी। नाउ अगेन इनिशियल कंडीशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन। ये लगातार इस तरह से मामला चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। हम आगे जाकर कभी न कभी इसका टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे, लेकिन खैर अभी तो टाइम पीरियड निकाल नहीं रहे, अभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अगला सवाल, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालिए। चलिए बेटा निकालता हूं कि स्प्रिंग के अंदर बड़ा मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ सकता है। अभी निकालते हैं बेटा, अभी निकालते हैं। चलिए कहानी ऐसी है कि ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक मान लीजिए बेटा चलते 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 इधर की तरफ आ गया है x1, और ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक चलते 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 इधर आ गया बेटा लेट्स से x2, और स्प्रिंग के अंदर इस टाइम पर बेटा आपका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा है, और उस एक्सटेंशन की वैल्यू है x1 प्लस x2। इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जीरो, इसकी वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जीरो। करते हैं बेटा। सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर कर दूं ना? बिल्कुल नहीं। mg नॉर्मल ठीक है, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा था नेट mf अपॉन m प्लस m। ये फोर्स है लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में, इसका वर्क डन आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से इस कैपिटल m मास के ब्लॉक पर पूरे रास्ते इस तरफ नेट फोर्स आया था mf अपॉन m प्लस m। बेटा याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, फोर्स था राइट में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में, इस फोर्स का वर्क डन भी पॉजिटिव आया था। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के वर्क डन आ रहे हैं, और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस के वर्क डन आ रहे हैं तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के पापा तो कर सकते हो। सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के पापा कौन है? मतलब ऑफ कोर्स बड़ा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां से आया था? वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो ना हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो ना हो, उससे तो सारे सवाल बनते थे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो सिर्फ वही सवाल बनते थे जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन ना हो, एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन ना हो, लेकिन वेट से तो सारे सवाल बनते हैं। तो आप कहते हो सर कोई बात नहीं, मैं अब इस सवाल के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। ग्रेविटी का वर्डन, नॉर्मल का वर्डन,
स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन और बेटा ये जो बाकी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इनका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन मेरे बच्चे बोलेंगे सर जीरो, नॉर्मल का वर्क डन भी मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर जीरो। ग्रेविटी नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट सारे के सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सर स्प्रिंग का वर्क डन बेटा वेरी इजी, शुरुआत में नेचुरल लेंथ है, अब एक्सटेंशन x1 प्लस x2 है। बेटा एक्सटेंशन क्या है x1 प्लस x2। स्प्रिंग का वर्क डन तुम्हें लिखना सिखा चुका हूं, u इनिशियल माइनस u फाइनल। u इनिशियल क्या है 0, u फाइनल कितना है हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर, 0 माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग। सर ये एक्सटर्नल फोर्सेस के वर्क डन लिख देंगे। फोर्स है लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट भी है लेफ्ट, वर्क डन है mf अपॉन m प्लस n इंटू x1 प्लस इधर की तरफ फोर्स है mf अपॉन m प्लस m इंटू व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट x2 दैट शुड बी इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। इनिशियल भी सारा सिस्टम रेस्ट पे, फाइनली भी सारा का सारा सिस्टम रेस्ट पे, सो दैट विल बी 0। हमारे पास आ गया हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर दैट इज mf अपॉन m प्लस n इंटू x1 प्लस x2। इस x1 प्लस x2 को कैंसिल कर दिया और इस x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई है, ओ मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई है 2mf, सॉरी बेटा 2mf अपॉन k टाइम्स m प्लस। बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन आपका ये x1 प्लस x2 है, दिस इज योर मैक्सिमम एक्सटेंशन। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ये हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैं जानता बेटा इस बात को कि ये सवाल थोड़ा सा हमारे बाकी सवालों से डिफरेंट है, क्योंकि बेटा इसमें हमने सारा सवाल ग्राउंड से करने के लिए बेटा कहाँ से किया है, हमने सारा का सारा सवाल सेंटर ऑफ मास से किया है। बट ठीक है, आई होप बेटा आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी और बहुत ही ऐसे ट्रिवियल सी बात बेटा, बहुत इतना टफ काम भी ये नहीं था। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा होमवर्क। बेटा होमवर्क सेंटर ऑफ मास की बेटा शीट आज आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2, इसके सेक्शन ए में तो बेटा सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के सवाल हैं, और इसके सेक्शन बी सी और डी में बेटा इसके सेक्शन बी सी और डी में बेटा यही सारे के सारे सवाल हैं जो अपन ने कर रखे हैं, ठीक है। अपन ने सारे सवाल जो कर रखे हैं कि बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन के, एनर्जी कंजर्वेशन के जैसे सवाल अपन लोगों ने कर रखे हैं बेटा, वैसे ही सारे के सारे सवाल इसके अंदर भी हैं। हालांकि हम इक्का तुक्का सवाल की प्रैक्टिस कल भी करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1 तो बेटा आपसे बड़े आराम से निपट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा बेटा एक्सरसाइज 2 के अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, एग्जैक्टली इसी डायग्राम वगैरह का कभी दिख जाए तो बेटा मिल जाए तो कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। ये होमवर्क है बेटा, कर सकते हो। इसी तरह से बेटा HCV के अंदर सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज है बेटा एक्सरसाइज के अंदर, अदरवाइज बेटा उसमें ऐसे भी ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 फिर एक्सरसाइज, तो आप उसकी एक्सरसाइज के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक निपटा सकते हो। अगेन बेटा मोस्टली सवाल सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन और सिंपल बेटा जैसे सवाल अपन ने कर रखे हैं उससे सिंपलर सवाल है, तो अगर आपके पास समय परमिट करता हो तो ये भी कर लेना, अदरवाइज बेटा ये तो करना ही है, ठीक। चलिए कल मिलते हैं।